अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप आप सब लोग ठीक हैं बच्चों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। और जो इस तरह से एक तरह से चैप्टर नंबर 15 जो है उसकी एक रिवीजन या उसका एक ओवरव्यू है जो हम लोगों ने इसमें स्टडी किया है। चैप्टर नंबर 15 के तमाम लेक्चर्स जो है लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 13 तक हमने जो है वो रिकॉर्ड किए हैं। और आई होप कि आप सब लोगों ने ये जितने भी लेक्चर्स हैं उनको अटेंड किया है। उसमें एक एक टॉपिक जो है वो हमने अलग से डिस्कस किया है। अब जो हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली उन तमाम टॉपिक से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आंसर्स हैं। और इसमें उन तमाम टॉपिक्स में रिलेटेड डिस्कशन जो भी हमारी हुई उनसे हमें क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। तो इसमें तकरीबन 18 क्वेश्चंस हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जिनको हम डिस्कस करेंगे। और इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के जो PDF नोट्स हैं वो जो कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ उस लिंक पे आप लोग क्लिक करें और वहाँ से आप लोग उसको डायरेक्ट जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। उसमें मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और फिर उसको साथ हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15.1 उसको नाम देते हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो ये है कि डज द इंड्यूस EMF इन अ सर्किट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, चूँकि हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और इसमें जो हमारी डिस्कशन रही वो इंड्यूस्ड EMF से रिलेटेड रही। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि डज इंड्यूस EMF इन अ सर्किट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। डज इंड्यूस करंट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। मतलब पूछा गया है हमसे कि जो इंड्यूस्ड EMF है क्या वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। डज इंड्यूस्ड EMF डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। ये पहले क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ है। तो इसको अगर जो हम आंसर करें तो इसका आंसर एक तो डायरेक्ट आंसर जो है वो हम लिख देते हैं नो, मतलब ऐसा नहीं है। इंड्यूस्ड EMF डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। इंड्यूस EMF का ताल्लुक जो है ये जो सोर्स से है, जो सोर्स इंड्यूस EMF जो EMF इंड्यूस कर रहा है। और इंड्यूस EMF का जो सोर्स है या जो रीज़न है दैट इज़ फ्रॉम फैराडेज लॉ। उसकी जो रीज़न है वो हम फैराडे लॉ से दे सकते हैं। और फैराडे लॉ के मुताबिक जो इंड्यूस्ड EMF होती है किसी भी कॉइल के अंदर, लूप के अंदर, वो इंड्यूस्ड EMF दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और उसमें जो पहला फैक्टर जो है दैट इज़ द मेन फैक्टर दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे, राइट। और दूसरा वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पे, राइट। तो इंड्यूस्ड EMF एक्चुअली रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। इंड्यूस्ड EMF डिपेंड करेगी सोर्स पे और सोर्स के बाद ये डिपेंड करेगी उस सोर्स के यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे और दूसरा ये नंबर ऑफ टर्न्स पे। अगर किसी जगह पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा है और हम एक लूप की बजाय एक कॉइल यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस कॉइल के नंबर ऑफ़ टर्न्स पे डिपेंड करेगा कि इंड्यूस्ड EMF उसमें कितनी ज़्यादा आ रही है। जैसा हमने कहा था कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो लेट्स से वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक लूप रखा है। ये हमारे पास नॉर्थ है और ये साउथ है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक लूप है या अगर हमने इस एक लूप की बजाय यहाँ पर एक कॉइल रखी है तो एक तो ये है कि जितना हम इस लूप को मूव कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, टू एंड फ्रो इसकी मूवमेंट होगी, तो उससे ये है कि फ्लक्स चेंज होगा और जितने नंबर ऑफ़ टर्न ज़्यादा हैं उतना इसके अंदर जो इंड्यूस्ड EMF है वो ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो इसका ये आंसर है कि इंड्यूस्ड EMF डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस बट इट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स। दूसरा इसमें पार्ट ये है, दूसरा पार्ट इसका कि सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का कि डज इंड्यूस EMF डिपेंड्स, डज इंड्यूस करंट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। क्या इंड्यूस करंट जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है? तो इसका आंसर जो है दैट विल बी, द आंसर विल बी यस। इसका आंसर यस होगा कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है मतलब एवरी करंट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। ये जो हमारे पास लूप है
ये लूप जो है अगर हम आयरन का बनाते हैं या ये लूप जो है ये हम कॉपर का बनाते हैं तो वी विल हैव डिफरेंट करंट इन दिस लूप। अगर हम इसमें आयरन और कॉपर के लूप को बनाएं और इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, वो अगर दोनों का सेम रखें, इसको अगर हम सेम रखें और एक दफ़ा हम इस कॉइल को आयरन से बना लें और फिर हम इस कॉइल को कॉपर से बना लें तो वी विल हैव सेम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन टू केसेस। आयरन और कॉपर के केस में ईएमएफ इंड्यूस सेम होगी, लेकिन दोनों केसेस में जो करंट होगा दैट विल बी डिफरेंट, दैट इज़ आई इंटू आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और उसमें ये होगा कि ये जो कांस्टेंट होगा दैट विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम है तो सेम। करंट डिफरेंट क्यों होगा? बिकॉज फॉर दीज टू आयरन एंड कॉपर केसेस द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज डिफरेंट। आयरन के केस में रेजिस्टेंस और है, कॉपर के केस में रेजिस्टेंस और है, तो इसलिए इसकी जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो इन दोनों केसेस में डिफरेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो दैट वाज द फर्स्ट केस। Does induced EMF depends on resistance? Does current depends? So EMF do not depends on resistance, but current does, right? तो ये था हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास एक स्क्वायर लूप है और उस स्क्वायर लूप को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इस तरह से कुछ अरेंजमेंट है जो हमारे पास कि एक मैग्नेटिक फील्ड है और लेट्स से दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड बी है। इस मैग्नेटिक फील्ड के सामने जो है ये एक स्क्वायर लूप है, ये एक लूप है जो स्क्वायर है और इस लूप को इस तरह रखा हुआ है कि इस लूप का जो नॉर्मल है इस लूप का वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है। ये आप देख सकते हैं कि इस नॉर्मल की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, यानी ये जो लूप है इसको परपेंडिकुलर रखा है और मैग्नेटिक फील्ड बी की और लूप की डायरेक्शन जो है ये पैरेलल है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो उसकी जो डायरेक्शन है, एरिया की जो डायरेक्शन है इस लूप की वो भी उसी तरफ है। तो इस केस में अगर इस लूप को इसी डायरेक्शन में मूव कराएं कि ये नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल रहे, ऐसी ही सिचुएशन रहे जैसा ये नज़र आ रहा है, तो उस केस में फिर क्या इस लूप के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी? तो इसका जो आंसर होगा दैट आंसर विल बी नो, मतलब इसके अंदर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। एंड द रीज़न इज़ के देयर इज़ नो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, राइट? रीज़न इज़ नो चेंज इन फ्लक्स, राइट? या आप यूँ कह लें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू the loop is same all the time, is same for all the time। तो इसका मतलब है कि फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगी और फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि लूप के अंदर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। ऑलराइट बच्चों, ओके जी। तीसरा जो क्वेश्चन है कि अ मेटालिक रिंग इज़ रिलीज्ड फ्रॉम अबव। अगर इसको मैं अरेज कर लेता हूँ इस शॉर्ट क्वेश्चन को, तो हमारे पास तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सिचुएशन ये है, हमारे पास हमसे पूछा गया है वो ये कि एक मैग्नेट है और लेट्स से कि इस मैग्नेट में ये इसका नॉर्थ और ये इसका साउथ है। इस मैग्नेट के ऊपर एक रिंग है जिसको हमने छोड़ा है। ये जो रिंग है ये इस मैग्नेट में से जो है ये पास करेगा और जब ये रिंग इस मैग्नेट में से पास करेगा तो व्यूड फ्रॉम अबव, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इस रिंग के अंदर जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जो इसमें ये है कि जब इस रिंग को छोड़ेंगे तो ये इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? तो जब ये रिंग जो है इस मैग्नेट में से पास होगा तो इस रिंग का जो फ्लक्स है दैट विल चेंज और इनिशियली जो इसका फ्लक्स है वो ज़ीरो होगा और फाइनली इसका जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा। सो फ्लक्स विल चेंज फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम और इस चेंज इन फ्लक्स जो है इस चेंज इन फ्लक्स जो है इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी, राइट? इंड्यूस ईएमएफ इन द रिंग
इस रिंग के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी, और जब इस रिंग के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी तो उस ईएमएफ की वजह से इस रिंग के अंदर एक करंट फ्लो करेगा। अब वो जो करंट होगा वो इस तरह से होगा कि उस करंट का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेट्स से जो रिंग का ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जब इस रिंग के अंदर करंट फ्लो करेगा तो उस रिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड, करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, राइट। तो उसको अपोज करना चाहिए, उसके मुताबिक जो है वो इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो नॉर्थ होगा, और ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो साउथ होगा। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को एक दूसरे को अपोज करना है, क्योंकि जब ये रिंग इस मैग्नेट की तरफ आता है तो चेंज इन फ्लक्स इज़ इंक्रीजिंग, फ्लक्स में चेंज इंक्रीजिंग है, फ्लक्स जीरो से मैक्सिमम हो रहा है। तो इसको अपोज करने के लिए, चेंज इन फ्लक्स इंक्रीजिंग को अपोज करने के लिए, करंट का मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्शन लेगा जिस पर वो डिक्रीज हो या कम हो, तो अपोजिट बनेगा। तो इसमें नॉर्थ जो है, इस तरफ इस मैग्नेट का नॉर्थ है, तो ये जो करंट फ्लो करेगा, इस करंट का जो फ्लो है उसमें नीचे की तरफ नॉर्थ बनेगा। और फिर राइट हैंड रूल हम यूज़ करेंगे, और राइट हैंड रूल इस तरह है कि अपनी फिंगर्स को हम इस तरह से घुमाएंगे कि हमारा थंब जो है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। तो फिर इसके मुताबिक जो इस लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन बनेगी, दैट डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इन दिस वे, कि ये जैसे मैं अपनी फिंगर्स को रोटेट कर रहा हूँ, कि ये मैंने फिंगर्स अपनी जो है वो रोटेट की इस तरह से कि थंब जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन बन रही है फिंगर्स की, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर इस डायरेक्शन को ऊपर से देखेंगे तो आप लोग इमेजिन करें कि ये जो फिंगर्स मैं रोटेट कर रहा हूँ, या अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊँ कैमरे में, तो ये जो फिंगर्स है मेरी जो रोटेट कर रही हैं वो इस सेंस में कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो बन रही है। तो अगर अबव व्यू हो तो फिर यहाँ से इस तरह होगा, अगर आप लोग अबव व्यू आपकी तरफ मैं ले जाऊँ तो इस तरह से फिंगर्स रोटेट करेंगी। इट मीन्स कि ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसमें वो बनेगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा कि जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, सो द आंसर इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम अबव, ठीक है जी। तो जब हम इस रिंग को छोड़ेंगे और ये रिंग जो है ये इस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आएगा और इसमें से पास करेगा, तो उस वक़्त में इसमें जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें 2 कॉइल्स जो है वो हमें दी गई हैं, और पूछा गया है कि उन कॉइल्स में जो करंट की डायरेक्शन है वो किस तरह से है। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इस शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है 2 कॉइल्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15.4। और इस शॉर्ट क्वेश्चन में ये देखिए जो हमारे पास 2 कॉइल्स हैं, ये हमारे पास कॉइल है, राइट, इस तरह से, और ये हमारे पास इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा। अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूँ तो इसमें ये इसके नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं उस कॉइल के, और यहाँ पर एक स्विच है और एक बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पे इसको कनेक्ट किया गया है दूसरे एंड से। और फिर हमारे पास एक दूसरी कॉइल है जो इसके बिल्कुल पास पड़ी है, और इस कॉइल में भी जो है वो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं इसके ऊपर बने हुए, और इस नंबर ऑफ़ टर्न्स में हमारे पास जो इस तरह सिचुएशन के हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा है। और क्वेश्चन हमसे जो ये है कि अगर हम इस स्विच को, ये प्राइमरी इसको आप कह सकते हैं, इसको सेकेंडरी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो प्राइमरी जो कॉइल है, अगर इस प्राइमरी कॉइल में हम स्विच को क्लोज्ड करें तो उस केस में फिर ये जो सेकेंडरी है इसमें अगर ये स्विच क्लोज कर दें तो इस सेकेंडरी के अंदर जो ये रेजिस्टर लगा है, इस रेजिस्टर में जो करंट है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा या राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो जो इस गिवन सिचुएशन में अगर हम इस स्विच को क्लोज्ड करते हैं, लेट्स से पहला केस हम ले लेते हैं कि जिसमें हम इस स्विच को क्लोज़ करते हैं, तो स्विच को क्लोज़ करने पर इस लूप में जो करंट फ्लो करेगा अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, दैट करंट विल बी क्लॉकवाइज, राइट। अगर मैं इस साइड से देखूं, यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन है दैट विल बी क्लॉकवाइज। और फिर इस करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड का लिंक होगा सेकेंडरी कॉइल के साथ भी। और हम जानते हैं कि जब ये करंट चेंज होगा, जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट जो है वो चेंज होगा फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, और इस ड्यूरेशन में
ज़ीरो से मैक्सिमम की करंट की ड्यूरेशन में एक स्मॉल चेंज आएगी, स्मॉल ड्यूरेशन में एक चेंज आएगी करंट में, और उस करंट में चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है म्यूचुअल इंडक्शन में। तो सेकेंडरी के अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगी और उसके नतीजे में करंट फ्लो करेगा, तो उस करंट की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी ऑपोजिट टू दिस वन। अगर इस कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, अगर इधर से देखें तो इस कॉइल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो इसमें क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर मैं बनाऊं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो करंट फ्लो करेगा वो इस रेजिस्टर के अंदर, वो आप देख सकते हैं, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द रेजिस्टर विल बी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है बच्चों, इसमें लेफ़्ट से राइट, मतलब इसमें अगर क्लॉकवाइज है तो उसमें डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के मुताबिक ये जो गिवन सिचुएशन है, करंट यहाँ से जाएगा और वापस लेफ़्ट से, जब रेजिस्टर में गुजरेगा तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा और फिर यूँ फ्लो करता हुआ वापस आएगा। अब ये तो था पहला केस। दूसरा केस जो ये है कि इफ़ द स्विच इज़ ओपन, राइट, जब हम इस स्विच को ओपन करेंगे द सिचुएशन विल बी डिफरेंट नाउ, सिचुएशन विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट। इस कॉइल के अंदर जो करंट का फ्लो होगा दैट विल बी नाउ एंटी क्लॉकवाइज, राइट। जब हम इधर से देखेंगे अब करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा और इस तरफ से फ्लो करेगा, और इस एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि इस कॉइल के अंदर जो करंट का फ्लो है दैट विल बी नाउ क्लॉकवाइज, राइट, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अब इसमें अगर क्लॉकवाइज करंट का फ्लो अगर आप देखें, राइट, क्लॉकवाइज अगर फ्लो हो जाए तो फिर आप देखेंगे कि वो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। उसका आंसर होगा नाउ द करंट विल फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट थ्रू द रेजिस्टर। ठीक है, आप इस सेंस में आंसर देंगे तो समझेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा, मतलब इसकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। जब स्विच क्लोज्ड करेंगे तो फिर ये वाली सिचुएशन, और ओपन करेंगे तो सिचुएशन ये होगी कि करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, और करंट की डायरेक्शन जब इसमें ऑपोजिट होगी तो फिर एक दफ़ा करंट लेफ़्ट टू राइट फ्लो करेगा और एक दफ़ा करंट राइट टू लेफ़्ट फ्लो करेगा। ठीक है जी, तो ये जो हमारे पास बनेगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 4। ऑलराइट जी, उसके बाद हम चलते हैं जो आगे हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये भी हमारे पास एक सिचुएशन है जो हमें गिवन है, और इस सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि स्टेटमेंट है कि डज द इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डज इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, और ये है कि डज इंड्यूस ईएमएफ, does induced EMF always act to decrease it। ठीक है जी, अब इसमें ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये इस क्वेश्चन में अगर हम थोड़ी सी चेंज करें तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। जो इंड्यूस EMF होती है जो वो कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स को मतलब उसको डिक्रीज़ नहीं करती, ये एक्चुअली लेंज़िस लॉ से ये स्टेटमेंट है। जब भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, जब इंड्यूस ईएमएफ किसी कॉइल में या किसी लूप में आती है तो दैट ऑलवेज अपोज। तो एक्चुअली ये जो डिक्रीज़ है आपने इसकी जगह वर्ड कर देना है अपोज। जैसे हमारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ आएगी, तो वो जो इंड्यूस ईएमएफ इस कॉइल के अंदर आएगी करंट में चेंज की वजह से, तो वो जो इंड्यूस ईएमएफ आएगी तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ ने हमेशा इसको अपोज करना है। ठीक है ना, तो अगर इसमें एक करंट का फ्लो हो इसमें इस सिचुएशन में, तो जब जो इसमें करंट फ्लो करेगा और करंट पे फ्लो करने की वजह से इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड मतलब करंट में चेंज की वजह से एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। ठीक है जी, इस कॉइल के अंदर एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। वो जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी इस कॉइल के अंदर, वो ईएमएफ हमेशा इस तरह से सेटअप होगी कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा अपोज करेगी। राइट, डज इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। एक्चुअली डिक्रीज के साथ आपने लिखना है डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ऐसा नहीं है अपोज द मैग्नेटिक फ्लक्स।
वो केस जिसमें इस स्विच को हम क्लोज करते हैं तो करंट राइज करता है फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। उस सिचुएशन में जो है ना मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है जो स्टैब्लिश होता है ये इंक्रीज होता है 0 टू मैक्सिमम, बी की वैल्यू जाती है 0 टू मैक्सिमम। तो मैग्नेटिक फील्ड जब इंक्रीज होता है तो जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहती है अकॉर्डिंग टू लेंज़िस लॉ, राइट। तो ये वैसे तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा 0 टू मैक्सिमम, बट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल डिक्रीज इट। जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिक्रीज होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा मैक्सिमम से 0 की तरफ, जब हम स्विच को ओपन करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स एकदम से डिक्रीज होकर 0 की तरफ जाएगा, तो उस वक्त जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी वो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगी, इसको अपोज करेगी। तो एक्चुअली इंड्यूस ईएमएफ जो है उसका जो बिहेवियर है वो हमेशा अपोजिंग का है, कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा ये इस मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा अपोज करेगी। अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजिंग है तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको डिक्रीज करेगी, अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजिंग है तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको इंक्रीज करना चाहेगी। तो एक्चुअली इसमें इस क्वेश्चन में डिक्रीज का वर्ड आना ये ठीक नहीं है, इसमें जो करेक्ट वर्ड है दैट मस्ट बी अपोज। इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज अपोज द मैग्नेटिक फ्लक्स, ये वाला जो वर्ड है ये इसमें एक प्रॉपर वर्ड है। ठीक है बच्चों, ये था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। फिर हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, और उस शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक गिवन सिचुएशन है, और वो जो गिवन सिचुएशन है वो इस तरह से है कि हमारे पास एक सिलेंडर है और उसमें ये तो ऑलरेडी जो बना था ये वो सर्किट है। हमारे पास सिलेंडर है और वो कुछ इस तरह से एक अरेंजमेंट है कि ये हमारे पास सिलेंडर है, राइट। मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, और इस सिलेंडर में सिचुएशन के मुताबिक जो है ये हमारे पास, ठीक है जी, सिलेंडर हो गया, और यहाँ पर एक कॉइल है इस तरह से, उसमें उसको हमने ये कॉइल बनी हुई है, यहाँ पर एक स्विच है, और फिर इस स्विच के साथ यहाँ पर जो है वो एक बैटरी कनेक्ट है, और ये स्विच ओपन या क्लोज़ हो सकता है। और इसके बाद हमारे पास एक रिंग है जिसको हमने यहाँ पर जो है वो रिंग यहाँ पर हमने लगाया हुआ है, और ये रिंग है हमारे पास जो यहाँ पे रखा हुआ है। और क्वेश्चन ये है हमसे कि अगर जो हम स्विच को क्लोज़ करते हैं, जैसे हम स्विच को क्लोज़ करते हैं ये जो रिंग है ये घूमता हुआ यूँ ऊपर की तरफ जो है वो चला जाता है। जब हम स्विच को ओपन या क्लोज़ करते हैं तो इन द सेंस कि हम इसको क्लोज़ करते हैं पहले, तो जैसे हम इस स्विच को क्लोज़ करते हैं ये जो रिंग है जो यहाँ पे रखा हुआ है ये रिंग घूमता हुआ ऊपर की तरफ चला जाता है। तो वजह बताएं कि ऐसा जो है वो क्यों होता है। तो इसकी वजह जो है वो भी लेंज़िस लॉ है, और जो लेंज़िस लॉ में सिचुएशन ये है कि जब हम स्विच क्लोज़ करते हैं तो यहाँ पर एक करंट जो है ये फ़्लो करता है, और उस करंट में फ़्लो की वजह से करंट जो है वो चेंज होता है। डेफिनेटली जब स्विच क्लोज़ करते हैं तो स्विच क्लोज़ करने का मतलब है कि करंट की जो वैल्यू है वो चेंज होती है फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। अब वो जो करंट है वो चेंज होगा, और उस करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हुई, तो करंट चेंज हुआ तो ये इसका जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स ये चेंज होगा। जब करंट चेंज होगा तो डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बी ये भी चेंज होगा, और ये चेंज होकर हो जाएगा 0 से मैक्सिमम। सो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट, तो हम कहते हैं ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स EMF इंड्यूसेस इन द रिंग, EMF इंड्यूसेस इन द रिंग। ये जो रिंग होगा इसके अंदर EMF इंड्यूस होगी। अब जब इस रिंग के अंदर EMF इंड्यूस होगी तो उस इंड्यूस्ड EMF की वजह से इस रिंग के अंदर एक करंट फ्लो करेगा, और उस करंट की वजह से इस रिंग के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। लेट्स से कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉर्थ है वो इस तरफ है, तो वो जो रिंग के अंदर करंट होगा उसके मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ भी इस तरफ होगा, तो दोनों नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये रिंग जो है उस रिपल्शन की वजह से ये जो रिंग है वो ऊपर की तरफ मूव करता हुआ चला जाएगा। तो ये होगा जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे। ठीक हो गई बात बच्चों। अब उसने इसमें 2 क्वेश्चंस किए हैं। एक तो ये उसने कहा है कि अगर इस सिचुएशन में स्विच क्लोज करें तो ये हो जाता है।
अब उसने एक ये भी क्वेश्चन है कि अगर इसमें अगर यहाँ पर बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स कर दें हम, मतलब पॉजिटिव इधर कर दें नेगेटिव इधर कर दें, तो उस केस में क्या होगा। तो बैटरी के टर्मिनल्स को अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो उससे ये होगा कि करंट तो फिर भी चेंज होगा, मतलब कि रिवर्स करंट हो जाएगा, और ये जो उस रिवर्स करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके पोल्स चेंज हो जाएंगे, मतलब इस तरफ साउथ और इस तरफ नॉर्थ बन जाएगा। अब चेंज तो आएगी मैग्नेटिक फील्ड में, और उस चेंज की वजह से इस लूप रिंग के अंदर करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आएंगे। वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट आएंगे उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अभी भी अपोजिंग ही होगा। उसका मैग्नेटिक फील्ड उस वक्त इस तरफ साउथ बनेगा, तो साउथ साउथ को रिपेल करेंगे, तो ये रिंग फिर से जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, मूव करेगा। मतलब ये कि अगर हम बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स कर देते हैं, उस सेंस में भी जो रिंग की मूवमेंट होगी उस पर जो है वो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, वो अभी भी जो है वो मूव करेगा। ठीक होगी बच्चों बात। तो ये था हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7। और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने पूछा है, एक फिर से एक गिवन सिचुएशन है हमारे पास, और उस गिवन सिचुएशन में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, ये हमारे पास है जी एक्सिस और ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, और ये सिचुएशन है हमारे पास वाई एक्सिस। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज़ अलोंग वाई एक्सिस, और यहाँ पर एक कॉइल रखी है, और इस कॉइल को इस तरह से रखा है कि ये आती है एक्स वाई प्लेन में, राइट। ये कॉइल पड़ी हुई है एक्स वाई प्लेन में। अब ये क्वेश्चन है कि इस कॉइल को हम किस तरह से रोटेट करवाएं कि इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो और फिर इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आए। तो बताएं उसको किस एक्सिस पे हम जो है इस कॉइल को रोटेट करें। ठीक है बच्चों, तो उसमें 3 पॉसिबल जो है वो इसमें पॉसिबल डायरेक्शंस हैं। पहले तो आप ये समझ लें कि हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है कि ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और इसमें हमारे पास जो कॉइल है वो इस तरह से पड़ी है एक्स वाई में। ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जी एक्सिस। इसमें ये कॉइल हमारे पास पड़ी है। तो इस कॉइल की 3 पॉसिबल जो है वो डायरेक्शंस हो सकती हैं रोटेशन की, और ये भी याद रखिए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस है। अब अगर इस कॉइल को, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, अब इस कॉइल को अगर तो मैं यूँ रोटेट करता हूँ और इस तरह अगर इस कॉइल को रोटेट करता हूँ तो इसके अंदर फ्लक्स में चेंज नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल में से पास नहीं कर रही। एक सिचुएशन ये है, ये अलोंग जी एक्सिस है। इस तरह अगर इस कॉइल को मैं यूँ रोटेट करवाता हूँ अलोंग वाई एक्सिस, तो फिर भी इस कॉइल के अंदर किसी किस्म की कोई रोटेशन, किसी किस्म का कोई फ्लक्स में चेंज नहीं आ रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर यूँ रोटेट करता हूँ, इस तरह से रोटेट करता हूँ, तब भी फ्लक्स में चेंज नहीं है। अगर इस कॉइल को मैं वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट करता हूँ, उस वक्त भी कोई फ्लक्स में चेंज नहीं है। लेकिन अगर इस कॉइल को मैं यूँ रोटेट करता हूँ, इस तरह से, आप देख सकते हैं, इस तरह से रोटेट करता हूँ, तो इस तरह से रोटेट करने पर फ्लक्स में चेंज आती है, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स ज़ीरो है। मैग्नेटिक फील्ड की इस गिवन डायरेक्शन के मुताबिक कोई भी लाइन नहीं इसमें से पास कर रही। अगर इस कॉइल को मैं इस तरह रोटेट कराऊँ तो फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है, मैक्सिमम हो जाएगा, और इस तरह से फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम से फिर मिनिमम और फिर मैक्सिमम। तो ये जो रोटेशन है दैट इज़ अलोंग एक्स एक्सिस। तो 3 पॉसिबल जो रोटेशंस बन सकती हैं इस कॉइल की, दैट इज़ अलोंग जी एक्सिस, कि इसको इस तरह से रोटेट करें तो इसमें भी फ्लक्स में चेंज नहीं आएगी। अगर इस कॉइल को हम इस तरह से रोटेट करें विच इज़ अलोंग वाई एक्सिस, तो इस तरह से भी इसमें कोई रोटेशन जो है फ्लक्स चेंज नहीं आएगा। अगर हम इस कॉइल को इस तरह से रोटेट करवा दें अलोंग एक्स एक्सिस इस तरह से, या इस कॉइल को यूँ रोटेट करवा दें, तो उस सेंस में फिर इसमें फ्लक्स चेंज होगा, और फिर फ्लक्स के चेंज की वजह से कॉइल के अंदर जो मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जो है वो उस केस में आएगा। ठीक है जी, ये था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, और जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे ये पूछा गया है कि
हाउ वुड यू पोजीशन अ फ्लैट लूप ऑफ वायर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सो दैट देयर इज़ नो ईएमएफ इंड्यूस्ड। अगर किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, तो आपने वहाँ पर एक फ्लैट लूप ऑफ वायर जो है वो रखना है। तो फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक लूप है और इस लूप का जो एरिया है उसकी ये डायरेक्शन है, ठीक है जी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी यहाँ पर गिवन है, इस मैग्नेटिक फील्ड बी की ये डायरेक्शन है इस तरफ। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बी जो है इसको चेंज किया जाए, चेंजिंग है मैग्नेटिक फील्ड, और इस लूप को किस तरह से प्लेस करें कि इसके अंदर कोई ईएमएफ इंड्यूस जो है वो ना हो, ठीक है। तो उसमें जो एक ही जो है वो सिचुएशन है, और वो सिचुएशन ये है कि अगर हम इस एरिया को, इस लूप के एरिया को पैरेलल प्लेस्ड कर दें, ठीक है। इफ़ द लूप इज़ प्लेस्ड पैरेलल, ये आप याद रखें, पैरेलल पोजीशन पे अगर इसको प्लेस करें, और इस वक्त आप देखें अगर ये लूप पैरेलल हो और मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूँ पास कर रही हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह पास कर रही हैं कि अगर वो चेंज भी हों तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने से इस लूप के अंदर कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस लूप में से, इस कॉइल में से पास नहीं कर रही। अगर ये कॉइल इस तरह रखी जाती, जो कि वर्टिकल पोजीशन में, परपेंडिकुलर पोजीशन में अगर इस तरह रखी जाती, तो फिर ये होता कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास करती और इसका फ्लक्स चेंज होता। तो ये परपेंडिकुलर पोजीशन है ये वाली, तो परपेंडिकुलर पोजीशन तो नहीं है, इस तरह नहीं रखना, हमने यूँ रखना है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज भी करेंगे तो इस कॉइल के अंदर कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगी। तो पैरेलल रखा आपने तो चेंज इन फ्लक्स इज़ ज़ीरो। ना सिर्फ चेंज इन फ्लक्स ज़ीरो है, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि इस सिचुएशन में फ्लक्स ही ज़ीरो है, ठीक है ना। तो चेंज तो तब हो कि फ्लक्स हो, तो यहाँ पर तो फ्लक्स ही नहीं बन रहा। तो जब यहाँ पे फ्लक्स ही नहीं बन रहा तो इसका मतलब है कि ये मतलब कि कॉइल को पैरेलल रखा है उसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है जी। तो जब कॉइल को पैरेलल रखेंगे तो उस पैरेलल के केस में कोई भी फ्लक्स नहीं बनेगा, और फ्लक्स नहीं बनेगा तो फिर चेंज इन फ्लक्स भी ज़ीरो होगा, ठीक है जी। तो ये था जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो जब चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा तो फैराडे लॉ के मुताबिक नेगेटिव n इंटू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, so delta phi over delta t is 0, so we get the EMF induced in the coil is 0, ठीक है जी। तो पैरेलल का वर्ड आपने याद रखना है कि उसके साथ पैरेलल रखी गई है कॉइल। ओके जी, ये था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8। ओके जी, अब जो चलते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 में जो इस तरह है कि जो स्टेटमेंट है हमारे पास उसमें ये है कि एक प्लेन जो है, प्लेन इज़ फ्लाइंग ड्यू नॉर्थ। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट उसमें यूँ है हमारे पास कि इन अ सर्टेन रीजन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स वर्टिकली डाउन व्हेन अ प्लेन फ्लाइज ड्यू नॉर्थ विच विंग टिप इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। फर्स्ट करें जो किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन जो है दैट इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस वर्टिकली डाउनवर्ड को मैं इनटू द प्लेन ले लेता हूँ कि वहाँ पर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन है, ठीक है। ये वाली सिचुएशन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द प्लेन है। अब यहाँ पर हमारे पास जो जियोग्राफिकल डायरेक्शंस हैं वो हमारे पास इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। यहाँ पर एक प्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है, और उस प्लेन की जो डायरेक्शन है दैट डायरेक्शन ऑफ प्लेन इज़ फ्लाइंग, द प्लेन इज़ फ्लाइंग ड्यू नॉर्थ की तरफ वो जा रहा है प्लेन, और उस प्लेन की इस मोशन में वी में उस प्लेन की कौन सा विंग जो है दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो लेट्स से इस सिचुएशन में हमारे पास जो ये है कि मैं अज्यूम करता हूँ कि इस प्लेन के ऊपर एक चार्ज है और उस चार्ज की क्वांटिटी Q है। तो अब यहाँ पर जब ये प्लेन नॉर्थ की तरफ फ्लाई करेगा तो ये जो चार्ज Q है ये एक्चुअली मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ नॉर्थ डायरेक्शन में, और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। तो हमने पढ़ा है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है,
और वो जो फोर्स होती है उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर दैट इज़ Q इंटू वी क्रॉस बी। Q चार्ज है, V उसकी वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड और F उस पर लगने वाली फोर्स। अब उस फोर्स का जो इस चार्ज पे के ऊपर लगेगी, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा यहाँ पे 90 है, तो उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी क्यू वी बी, जो इस चार्ज Q के ऊपर फोर्स लगेगी, और जो उसकी डायरेक्शन है दैट विल बी गिवन बाय राइट हैंड रूल। ठीक है जी। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक वो जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी कि यहाँ पर मैं अपनी फिंगर्स को पॉइंट करूँगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इज़ इनटू द प्लेन, और थंब जो है मेरा ये V की डायरेक्शन में होगा विच इज़ अपवर्ड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक जो इस Q चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट, इस तरफ फोर्स लगेगी। तो ये जो चार्ज होगा प्लस Q ये मूव करेगा इसकी लेफ़्ट विंग की तरफ और मूव करके यहाँ आएगा। तो इसका मतलब है कि जब ये प्लेन फ्लाई करेगा V वेलोसिटी के साथ, तो इसकी सरफेस पे जितने चार्जेस होंगे Q पॉजिटिव चार्जेस, उनके ऊपर फोर्स लगेगी और उस फोर्स की वजह से वो इस प्लेन की लेफ़्ट जो विंग है उसकी तरफ मूव करेंगे। तो हम ये कहेंगे लेफ़्ट विंग जो है वो वेस्ट की तरफ है, तो द टिप ऑफ द विंग विल गेट पॉजिटिव चार्ज विच इज़ ऑन द वेस्ट साइड। तो वेस्ट साइड विंग टिप of the plane will be positive charge. West side wing tip will be positively charged according to right hand rule. ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 में जो उसने कहा है कि आप ये प्रूफ करें कि EMF सेल्फ इंड्यूस्ड EMF और सेल्फ इंड्यूस्ड EMF जिसको एप्सिलॉन से शो करते हैं, और डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, दोनों के यूनिट्स जो हैं वो सेम हैं। तो ये तो हमें पता है कि जो यूनिट्स ऑफ EMF हैं या सेल्फ इंड्यूस्ड EMF हैं वो तो वोल्ट होते हैं, राइट। तो जो EMF के यूनिट क्या आगे वोल्ट, और फिर मैं लेता हूँ राइट हैंड साइड और वो है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, तो इसके भी यूनिट वोल्ट होने चाहिए। तो डेल्टा फाई जो है दैट इज़ एक्चुअली चेंज इन फ्लक्स, और वो होती है चेंज इन फ्लक्स इज़ BA, और टाइम जो है दैट इज़ सेकंड, या अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो यूनिट ऑफ फ्लक्स जो होते हैं डेल्टा फाई, जो फ्लक्स के यूनिट जो होते हैं ये वेबर होते हैं और टाइम के सेकंड होते हैं। वेबर जो होता है दैट इज़ न्यूटन मीटर पर एम्पियर, और 7 सेकंड है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं न्यूटन मीटर ओवर, ये एम्पियर नीचे आ जाएगा तो ये एम्पियर सेकंड हो जाएंगे। तो न्यूटन मीटर जो है दैट इज़ जूल, राइट, सो न्यूटन मीटर यूनिट इज़ जूल एंड एम्पियर सेकंड इज़ कूलम, राइट, एंड जूल पर कूलम इज़ एक्चुअली वोल्ट। तो जूल पर कूलम जो होता है वो तो वोल्ट के इक्वल होता है, सही है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के यूनिट भी वोल्ट है और EMF के भी वोल्ट है, तो दोनों के यूनिट सेम है। एम्पियर सेकंड को आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि जो I होता है दैट इज़ Q ओवर T, और जो Q होता है दैट इज़ इक्वल्स I इंटू टी। तो I इंटू टी इज़ व्हाट, I इज़ एम्पियर एंड टाइम इज़ सेकेंड एंड चार्ज इज़ कूलम। तो एम्पियर सेकंड इज़ इक्वल टू कूलम, तो जूल पर कूलम इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के जो है वो जो यूनिट हैं वो वोल्ट हैं। ठीक है जी बच्चों, दिस वाज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11, और उसमें कहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक मोटर सच एज इलेक्ट्रिक ड्रिल इज़ यूज्ड डज इट ऑल्सो एक्ट एज ए जनरेटर। ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है दैट इज़ सिंपल कि अगर हम किसी भी मोटर को, जैसा कि इलेक्ट्रिक ड्रिल होती है जिससे हम दीवार वगैरह में सुराख करते हैं या कहीं पे ड्रिलिंग करते हैं, तो दैट इज़ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन एवर आ मोटर इज़ यूज्ड, जब भी कोई मोटर हम यूज़ करते हैं तो दैट मोटर ऑलवेज एक्ट विद इन अ मोटर देयर इज़ ऑलवेज अ जनरेटर, राइट। तो फॉर एवरी मोटर, जब भी कोई मोटर काम करती है, व्हेन द कॉइल ऑफ अ मोटर रोटेट्स, व्हेन द coil of a motor
rotates due to current in it, there is an EMF induced in it. ठीक है, there is an EMF induced in it. जब भी किसी मोटर ने घूमना है करंट की वजह से, तो लेट्स से ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और ये हमारे पास एक मोटर है, और इस मोटर ने जब ये रोटेट करना है, और ये इसमें इसके जब हमने इसमें करंट देना है और इसने रोटेट करना है, तो रोटेशन की वजह से एक फ्लक्स में चेंज आती है, राइट। तो मोटर की कॉइल जब रोटेट करेगी तो देयर विल बी अ चेंज इन फ्लक्स, और फिर उस चेंज इन फ्लक्स की वजह से हमेशा एक EMF इंड्यूस होगी, राइट। तो उस इंड्यूस्ड EMF को हम कहते हैं बैक EMF इफेक्ट इन मोटर्स। ये हमने एक टॉपिक भी पढ़ा है, ये आप लोग देख सकते हैं, इसको मतलब लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप उसको मतलब देख सकते हैं चैनल पे। बैक EMF इंड्यूस्ड इन द मोटर, और बैक EMF या EMF का इस मोटर के अंदर पैदा होना, ये एक्चुअली जनरेटर वाला इफेक्ट है। जनरेटर में यूँ होता है कि चेंज इन फ्लक्स की वजह से EMF आती है। बहरहाल जब इसमें EMF आती है तो बैक EMF आ जाती है, तो देन जो करंट होता है, तो हम कहते हैं करंट इन मोटर इन एट दैट टाइम I इज़ एक्चुअली V माइनस बैक EMF ओवर R। और उसमें फिर दो केसेस हैं कि जिस वक्त ये मोटर स्टार्ट होती है उस वक्त ये बैक EMF ज़ीरो होती है और करंट जो होगा वो इसके अंदर मैक्सिमम होता है, और जिस वक्त ये मोटर अपनी एक नॉर्मल रोटेशन में होती है उस वक्त बैक EMF मैक्सिमम होती है, और उसके नतीजे में जो करंट होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, तो यस, द आंसर इज़ यस। जब भी एक मोटर रोटेट करती है, ये काम कर रही होती है, उस वक्त ये एज ए जनरेटर भी काम कर रही होती है, क्योंकि उस वक्त इसमें इंड्यूस्ड EMF भी होती है, तो यस इट वर्क्स एज ए जनरेटर ऑल्सो। तो ये था जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11। ओके बच्चों, ये था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें हमारे पास ये है कि कैन अ DC मोटर बी टर्न इनटू अ DC जनरेटर। क्या एक DC मोटर को एक DC जनरेटर जो है वो बनाया जा सकता है? तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 में DC मोटर को DC जनरेटर बनाया जा सकता है, इसलिए कि DC मोटर को DC जनरेटर बनाया जा सकता है। यस, इसका आंसर है यस। और उसकी वजह ये है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ DC मोटर इज़ सिमिलर टू DC जनरेटर, राइट। दोनों में कंस्ट्रक्शन ऑफ DC मोटर इज़ सिमिलर टू DC जनरेटर। और कंस्ट्रक्शन में ये है कि हमारे पास एक जो है ये मैग्नेट्स हैं, और उसके बाद जो है एक कॉइल है, राइट। उसमें कॉइल होती है, और फिर इस कॉइल को जो है एक बैटरी के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट और ये ब्रशेस, कम्यूटेटर्स, और फिर ये बैटरी होती है, और फिर यहाँ पर आउटपुट। और जब हम करंट देते हैं किसी मोटर में कार्बन ब्रशेस से, इस कॉइल के अंदर करंट जाता है तो ये टॉर्क एक्ट करता है और ये कॉइल रोटेट करती है। अगर हम ये मोटर है, अगर हम इसको एक जनरेटर बनाना चाहते हैं तो वी हैव टू मेक सम लिटिल चेंजेस, थोड़ी चेंज करना पड़ेगी। मसलन आम तौर पे मोटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होते हैं। ये जो हम यूज़ करते हैं मैग्नेट्स मोटर के अंदर, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करते हैं, तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को फिर हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं कि रिप्लेस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स विद परमानेंट मैग्नेट्स, राइट। इनकी जगह आप लोग परमानेंट मैग्नेट्स यूज़ करें, नॉर्थ एंड साउथ। और दूसरा पॉइंट ये है कि अब हमें ये जो बैटरी है ये यहाँ से रिमूव करना पड़ेगी, क्योंकि जनरेटर बनाना है तो वी नीड अ सोर्स टू रोटेट द कॉइल, राइट। तो रोटेट करने के लिए मैकेनिकल सोर्स चाहिए, तो उसमें हम क्या देते हैं कि रोटेट द कॉइल विद सम मैकेनिकल सोर्स, राइट।
एक मैकेनिकल सोर्स के साथ इसको जो है वो रोटेट करवाएंगे, बैटरी उतार देंगे और यहाँ कोई मैकेनिकल सोर्स होगा ये सारा, और फिर इसको जो है वो रोटेट करवाएंगे। तीसरा ये है कि बैटरी रिमूव कर देंगे और उसकी जगह लोड जो है वो आ जाएगा। तो रिप्लेस बैटरी विद लोड। अब बैटरी तो कनेक्ट नहीं होगी, अब लोड जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। बैटरी उतार देंगे, बैटरी को कार्बन ब्रशेस को यहाँ से उतार देंगे और आर्मेचर ये जो कम्यूटेटर है ये भी उतार देंगे और यहाँ पे एक सोर्स मैकेनिकल सोर्स होगा और फिर इस तरफ जो है वो लोड कनेक्ट हो जाएगा। तो फिर ये थोड़ी सी चेंजेस करेंगे तो फिर एक डीसी मोटर जो है वो काम करेगी एज अ डीसी जनरेटर। ठीक है बच्चों, ये था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13, और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 में ये पूछा गया कि किसी जगह एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि चेंज हो रहा है और एक एरिया है वो भी चेंज हो रहा है, तो क्या स्टिल मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है। फ़र्ज़ करें बच्चों कि हमारे पास एक एरिया है जो कॉइल है या एक लूप है, उसका यूँ एरिया है और इस एरिया की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन यूँ है जो कि इसके एरिया वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर जबकि एरिया के साथ पैरेलल है। अगर इस सिचुएशन में अगर हम इस एरिया को चेंज करें, एरिया को मतलब इस तरह चेंज करें कि ये एरिया बड़ा हो छोटा हो और मतलब कुछ इस तरह की अरेंजमेंट के एरिया बड़ा छोटा हो कम ज़्यादा हो और मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो, राइट। सो एरिया इज़ चेंजिंग, आप ये कह सकते हैं कि एरिया जो है वो चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज़ चेंजिंग, बट इस दोनों के चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस जो है ईएमएफ जो है वो ज़ीरो है। तो ये उसी वक्त हो सकता है। द ओनली पॉसिबल रीज़न इज़ कि आप ये कहें कि इफ़ द एरिया इज़ प्लेस्ड पैरेलल विद बी। अगर एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है तो उस केस में आप जितना मर्ज़ी एरिया को बढ़ाते जाएं, छोटा करते जाएं, चेंज करते जाएं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितना मर्ज़ी चेंज करते जाएं, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं आएगी, क्योंकि उस केस में जो फ्लक्स है वो ज़ीरो होगा। देयर इज़ नो फ्लक्स बिकॉज नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज़ पासिंग थ्रू द एरिया, देयर इज़ नो फ्लक्स, और फ्लक्स ज़ीरो है तो इट मीन्स चेंज इन फ्लक्स ज़ीरो है। और फैराडे लॉ के मुताबिक जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी नेगेटिव एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, दैट ईएमएफ मस्ट बी ज़ीरो बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज़ ज़ीरो। तो अगर एरिया पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के तो फिर ये होगा कि बेशक दोनों को चेंज करें लेकिन कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। ठीक है बच्चों, समझ आ गई ये वाली बात। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14। कैन एन इलेक्ट्रिक मोटर बी यूज टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिक जनरेटर विद द आउटपुट ऑफ जनरेटर बीइंग यूज टू ऑपरेट द मोटर। ये एक बड़ी एक इमेजिनरी सी एक सिचुएशन है जिसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो ये है हमारे पास एक इमेजिनरी सिचुएशन है जिसमें हमारे पास एक जनरेटर है और इस एक एसी जनरेटर है और हमें पता है कि एसी जनरेटर की जो इनपुट है वो मैकेनिकल एनर्जी है और इसकी जो आउटपुट है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो जनरेटर के साथ हमने एक मोटर जो है उसको ऑपरेट करना है और इस मोटर जो है ये एक मोटर है और इस मोटर के लिए जो है इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए और मोटर की जो आउटपुट है वो मैकेनिकल एनर्जी है। तो अरेंजमेंट इस तरह है कि जो जनरेटर की आउटपुट है वो इस मोटर की इनपुट है और जो इस मोटर की आउटपुट है वो इस जनरेटर की इनपुट है। तो मतलब ये एक ऐसा सिस्टम हो गया जिसमें जनरेटर जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो इसकी इनपुट बना दें, मोटर मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है तो उसको इसकी इनपुट बना दें। तो इज़ दिस पॉसिबल और नॉट, तो ये एक क्वेश्चन है। तो इन द ब्रॉडर सेंस हम यही कहेंगे कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबल भी है अगर हो जाए तो, लेकिन इस सिस्टम में ये एक सेल्फ परपीचुअल सिस्टम हो जाएगा। मतलब ये ऐसी सिस्टम है जो सेल्फ परपीचुअल सिस्टम होगा जिसमें खुद का एक सिस्टम होगा जिसमें मतलब मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक जो है वो मोटर से मैकेनिकल से फिर इलेक्ट्रिकल। तो
ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट होगा। अगर हमने कोई इनपुट नहीं दी तो ये ख़ुद से ही एक सिस्टम जो है वो ऑपरेट कर रहा है, तो इसमें एनर्जी डिसिपेट भी होगी, और अगर एनर्जी डिसिपेट है तो ये सिस्टम जो है वो इसको रुक भी जाना चाहिए, और ऐसा नहीं होगा। नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो हम कहेंगे नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इंजीनियरिंग में ये एक सेल्फ परपीचुअल सिस्टम के तौर पे इसको हम याद मतलब पढ़ते हैं, और सेल्फ परपीचुअल सिस्टम जो है ये इमेजिनरी सिस्टम्स होते हैं, ये मतलब रियलाइज़ नहीं किया जा सकता इनको, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो है इसको नहीं बनाया जा सकता, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करेगा। 15 में हमारे पास है कि एक ऑसिलेटिंग सिस्टम है, स्प्रिंग एक पेंडुलम है जिसमें मैग्नेट अटैच है। तो 15 में ये है कि हमारे पास एक पेंडुलम है, और इस पेंडुलम में एक स्ट्रिंग के साथ एक मैग्नेट है अटैच। इस मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ वगैरह है, और ये मैग्नेट जो है ये ऑसिलेट कर रहा है इस तरह से। और अगर तो इस ऑसिलेट करते हुए मैग्नेट को फ्रीली छोड़ा जाए तो ये ऑसिलेट करता है, और इसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अगर जो इसके मैग्नेट के नीचे हम कोई मेटल प्लेट रख देते हैं तो इस मेटल प्लेट के रखने की वजह से इसकी जो ऑसिलेशंस हैं वो स्ट्रांगली डैम्प हो जाएंगी, जल्दी रुक जाएगा ये। तो उसकी वजह क्या है? तो चैप्टर 15 के अकॉर्डिंग जो हमने डिस्कशन की है उसके अकॉर्डिंग लेंज़िस लॉ इसकी रीज़न है, और वो इस तरह से कि जब ये मैग्नेट ऑसिलेट करेगा तो इस ऑसिलेट करते हुए मैग्नेट की ऑसिलेशंस और डिफरेंट पोजीशंस की वजह से इसका मेटल प्लेट जो है इसका फ्लक्स चेंज होगा, राइट। तो जब ये मैग्नेट इस पोजीशन पर होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो उस वक़्त इसका जो फ्लक्स है मे बी दैट इज़ ज़ीरो, क्योंकि मैग्नेट काफ़ी दूर है, उसकी लाइंस इसको टच नहीं करेंगी। और जब ये इस मीन पोजीशन पर आता है ये मैग्नेट, तो उस वक़्त इसका फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम है। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़ीरो से मैक्सिमम जब ये फ्लक्स होगा और फिर यहाँ मैक्सिमम से ज़ीरो होगा, तो इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस मेटल प्लेट में से मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड के पास करने पर फिर ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द मेटल प्लेट चेंजेस। तो इस मेटल प्लेट के अंदर ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी, और जब इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी इस मेटल प्लेट के अंदर, तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के नतीजे में फिर एडी करंट आएगा, राइट, जैसा हमने ट्रांसफार्मर में पढ़ा था। तो इस मेटल प्लेट के अंदर एडी करंट आता है ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, और उस एडी करंट की वजह से फिर एक एडी करंट की वजह से फिर मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड ने जब इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करना है तो फिर ये उसकी मोशन को डिस्टर्ब करेगा। मतलब ये है कि लेट्स से कि अगर ये मैग्नेट जो है वो अपनी मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है तो इसका फ्लक्स चेंज होगा फ्रॉम मैक्सिमम टू ज़ीरो, राइट। और जो एडी करंट होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको इंक्रीज़ अपोज करेगा, वो इसको इंक्रीज़ करना चाहेगा। चेंज इन फ्लक्स इज़ डिक्रीजिंग, यानी जब ये मैग्नेट मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो इसका चेंज इन फ्लक्स जो है वो डिक्रीजिंग होगा, और जो एडी करंट का मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको अपोज करेगा, इंक्रीज़ करना चाहेगा, तो इसको इसकी मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने से रोकेगा। तो फिर रोकेगा तो इसका मतलब है कि इसकी जो मोशन है वो स्ट्रॉन्गली डैम्प होगी, और ये मैग्नेट जो है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने में मुश्किल आएगी। तो इस वजह से ये जो मैग्नेट होगा इसकी जो ऑसिलेशंस हैं वो डैम्प होंगी, और डैम्प ऑसिलेशंस की वजह से फिर ये मैग्नेट जो है वो जल्दी स्टॉप हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस वजह से इसकी जो मोशन है वो स्ट्रॉन्गली डैम्प होगी। ऑलराइट, ये था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहता है 4 अनमार्क्ड वायर्स इमर्ज फ्रॉम अ ट्रांसफार्मर, हाउ वुड यू नो द टर्न्स रेशियो। अगर किसी ट्रांसफार्मर में 4 अनमार्क्ड वायर्स हैं और आप उसमें से टर्न्स रेशियो फाइंड करना चाहें तो किस तरह से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। दैट इज़ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन हमारे पास है ट्रांसफार्मर से, और जो ट्रांसफार्मर में जैसा कि हमने ये टॉपिक में भी पढ़ा था लेक्चर नंबर 13,
ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और 4 वायर्स होती हैं, ठीक है जी। तो इसकी टर्न्स रेशो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशो अगर आपने फाइंड करनी है तो इस टर्न्स रेशो को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को अलग अलग करना है, ठीक है जी। तो 2 वायर आप जो है वो कॉन्टीन्यूटी टेस्ट करें, और टेस्ट से आप लोग कॉन्टीन्यूटी टेस्ट में आप लोग ये पता कर लेते हैं कि ये दोनों प्राइमरी हैं और ये दोनों जो हैं वो सेकेंडरी हैं। तो कॉन्टीन्यूटी टेस्ट करें जिससे आप प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स को सेपरेट करें, और फिर आप लोग ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, और मतलब NS/NP दैट इज़ इक्वल्स टू VS/VP। पहले आप कॉन्टीन्यूटी टेस्ट करें जिसमें आप प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स को सेपरेट करें, फिर आप एक वोल्ट मीटर से प्राइमरी और सेकेंडरी की जो वोल्टेजेस हैं VP और VS वो फाइंड करें, फिर आप दोनों वोल्टेजेस को डिवाइड करें, तो यू कैन फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशो और टर्न्स रेशो यूजिंग दिस रिलेशन। तो इस तरह से आप किसी भी ट्रांसफार्मर की जो मार्क्ड वायर्स हैं उनको यूज़ करते हुए आप लोग उसमें टर्न्स रेशो उसकी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसके 2 पार्ट्स हैं। 17 में जो कहता है पहले पार्ट में कैन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द पावर लेवल। तो अगर कभी भी हमसे ये पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर जो है वो पावर लेवल को इंक्रीज़ करता है तो नो, इसका आंसर होगा नो। अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैन नॉट इंक्रीज पावर लेवल, राइट। ये उन्होंने पूछा है, कैन नॉट इंक्रीज पावर लेवल। तो कोई भी ट्रांसफार्मर पावर लेवल को इंक्रीज़ नहीं कर सकता। इवन फॉर आइडियल केस भी अगर हम लेते हैं जिसमें किसी किस्म का कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, उस केस में भी किसी ट्रांसफार्मर की जो इनपुट पावर है वो उसकी आउटपुट पावर के इक्वल होती है, मतलब ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। और दूसरा इसकी सेंस ये है कि कोई भी ट्रांसफार्मर जो है वो पावर लेवल इंक्रीज़ नहीं करता, बल्कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज लेवल को इंक्रीज़ करता है, ठीक है जी। दूसरा ये है कि किसी भी ट्रांसफार्मर में, इसका बी पार्ट, किसी भी ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का लिंक नहीं होता। फ़र्ज़ करें कि अगर इसकी प्राइमरी में एक चार्ज Q है तो क्या ये चार्ज Q तो इधर ट्रांसफ़र नहीं होता, मतलब ये ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज नहीं होता। किसी भी मतलब ट्रांसफार्मर में ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज तो होता नहीं है, राइट, ये नहीं होता। तो फिर कैसे इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाता है, आ जाता है। तो उसकी रीज़न जो है दैट इज़ मैग्नेटिक लिंक ऑफ 2 कॉइल्स। किसी भी ट्रांसफार्मर की जो दोनों कॉइल्स होती हैं वो मैग्नेटिकली लिंक्ड होती हैं जबकि इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती। तो मैग्नेटिक लिंक होने का मतलब है कि एक कॉइल का जो फ्लक्स है वो दूसरी कॉइल से लिंक होता है थ्रू आयरन कोर, और जब वो फ्लक्स चेंज होता है तो फिर उससे प्राइमरी में और सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस EMF आ जाती है। इसके लिए आप लेक्चर नंबर 13 ट्रांसफार्मर जो है उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज नहीं होता, ट्रांसफ़र ऑफ फ्लक्स होता है, यानी इसका फ्लक्स जो है उसके फ्लक्स के साथ लिंक होता है। जब फ्लक्स में चेंज आती है तो फिर सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस EMF जो है वो आ जाती है ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। ओके बच्चों, द लास्ट वन इज़ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें जो है वो ये है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कि अगर ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी जो है सेकेंडरी सर्किट जो है वो ओपन हो तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो करंट होता है वो बहुत स्मॉल होता है। तो उसकी रीज़न जो ये है कि ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, और अगर इस ट्रांसफार्मर में इसकी जो प्राइमरी है ये एक ओपन सर्किट है, तो आप जानते हैं कि ओपन सर्किट का मतलब होता है कि करंट जो है दैट इज़ ज़ीरो, यानी IS जो है सेकेंडरी का करंट ज़ीरो होगा। और अगर हम पावर के हवाले से बात करें कि अगर सेकेंडरी कॉइल ओपन है और इसमें करंट ज़ीरो है तो इसका मतलब जो आउटपुट पावर है, जो किसी भी ट्रांसफार्मर में आउटपुट पावर है वो ज़ीरो हो गई। और अगर सेकेंडरी पे ओपन सर्किट है तो आउटपुट पावर ज़ीरो हो गई, और अगर आउटपुट पावर ज़ीरो है तो इट मीन्स के जो इसकी इनपुट पावर है that must be zero, because if there is no output power there is no input power.
तो इसका मतलब है कि इसकी फिर प्राइमरी जो है उसमें भी करंट जो है वो ज़ीरो या नेग्लिजिबल होता है। अगर ओपन सर्किट है किसी ट्रांसफार्मर में, उसकी दोनों जो सेकेंडरी कॉइल्स हैं वो दोनों वो ओपन है, उसमें कोई करंट नहीं है, तो फिर प्राइमरी में भी करंट नहीं है। ए पार्ट। और बी पार्ट ये है कि अगर ये क्लोज्ड है सेकेंडरी, अगर सेकेंडरी पे क्लोज्ड है तो क्लोज्ड का मतलब है कि करंट है, IS जो है वो ज़ीरो नहीं है, और IS है, करंट है। और अगर करंट है तो दैट मीन्स के मतलब कि वहाँ पे पावर भी है, और जो पावर है दैट मीन्स फिर आउटपुट पे पावर आ जाएगी, और जब आउटपुट पे पावर यूज़ होगी तो फिर इनपुट पे भी पावर यूज़ होगी, और जो इनपुट करंट है IP वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो सिंपल इज़ द आंसर कि अगर ओपन सर्किट है, ओपन मतलब करंट ज़ीरो है, अगर ओपन सर्किट है करंट ज़ीरो है आउटपुट पे, तो फिर इनपुट भी ज़ीरो होगी और इनपुट करंट भी ज़ीरो होगा। और अगर ये आउटपुट पे अगर करंट ज़ीरो नहीं है, कुछ है, तो फिर इसका मतलब है कि इनपुट भी देनी पड़ेगी, इनपुट पावर भी होगी, और जब इनपुट पावर होगी तो फिर डेफिनेटली फिर इनपुट वोल्टेज भी होगी और फिर इनपुट करंट भी होगी, और जितनी आउटपुट पावर ज़्यादा होगी उतनी फिर इनपुट पावर भी बढ़ेगी और इनपुट करंट भी उतना ज़्यादा बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो चैप्टर नंबर 15 से रिलेटेड हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोग इसको जो है वो अंडरस्टैंड कर गए हैं। इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के जो नोट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में मैं लिंक में दे देता हूँ। ये इनके सब रिटर्न आंसर्स आपको डिटेल्ड रिटर्न आंसर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उनको वहाँ से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टिल अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है चैप्टर 15 से रिलेटेड, वो आप लोग मुझे सेंड कर दें, टेक्स्ट कर दें, कमेंट में लिख दें, तो उस पर हम लोग अलग से एक लेक्चर जो है वो बनाकर उन क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इन बच्चों आंसर क्वेश्चन से होपफुली कि आपके चैप्टर 15 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज्ड हुए हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने हर आर्टिकल्स में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए हैं। तो इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 15 में। टिल देन बच्चों अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत अच्छा सा पढ़ते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।